दोस्तों आज हम अपने तीसरे पाठ का अंतिम भाग लेकर के और आगे बढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम क्या समझने वाले हैं, थोड़ा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमने अभी तक रोमन साम्राज्य के पूर्ववर्ती भाग और परवर्ती भाग दोनों के बारे में अध्ययन कर लिया है। रोमन साम्राज्य का परिचय हमने सर्वप्रथम प्राप्त कर लिया था और आज के भाग के अंदर हम रोमन साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए अपने पार्ट 4 के लिए, चौथे भाग के लिए, रोमन साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं। ठीक बात है। तो सबसे पहली जो है हम विशेषता प्रारंभ करने जा रहे हैं सीधा सामाजिक विशेषताओं के ऊपर। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें सामाजिक विशेषताओं की तो उसमें सबसे पहली बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, परिवार के बारे में। यहाँ पे मित्रों हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड अध्ययन करने वाले हैं। परिवार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विवाह की प्रक्रिया क्या रही है, आयु क्या रही, सारी चीज़ें हम जो है विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। तो देखिए हम सबसे पहली जो अपनी प्रारंभ कर रहे हैं सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत वो प्रारंभ कर रहे हैं परिवार के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये रोमन परिवार है ये 2 भागों में बांट सकते हैं हम समझने के लिए। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। पहला जो भाग है उसको तो हम कह लेते हैं एग्नेट। क्या कह लेते हैं? एग्नेट। और जो सेकंड जो भाग है उसको हम बोल देते हैं काग्नेट। एग्नेट एंड काग्नेट। देखिए अभी समझ में आ जाएगा ये शब्द क्या है। एग्नेट का मतलब ये हुआ कि जो अपने पिता है, पिता के रक्त से संबंधित जो परिवार है, पिता के रक्त संबंध वाले परिवार। ठीक है, तो पिता के रक्त संबंध से इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, हम अगर अपनी भाषा में बात कर लें तो अपने दादाजी का जो परिवार है, दादेरा बोल देंगे जिसको, वो क्या हो जाएगा उस समय का एग्नेट हो गया। सीधी सीधी बात है। और अगर हम बात करें काग्नेट के बारे में तो ये माता के रक्त से संबंधित परिवार है। माता के रक्त से संबंधित परिवार जो है वो कौन सा हो जाएगा, काग्नेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं अपना नानेरा। ठीक है, ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि वास्तव में ये चीज़ क्या है। एग्नेट वो परिवार हो गए जो अपने पिता के जो है रक्त से संबंधित परिवार हो, पिता की जो वंशावली के हिसाब से जो परिवार है अपना संबंधित, वो हो गया आपका एग्नेट। और जो माता के हिसाब से संबंधित है वो कौन सा हो गया, काग्नेट वाला परिवार। तो हमने यहाँ पर परिवार को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। इसके अलावा अगर हम परिवार की और विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर आधुनिक युग की एक जो विशेषता है परिवार के अंदर जो अभी हमें दृष्टिगोचर होने लगी है, वो विशेषता उस समय भी थी, आधुनिक युग की विशेषता। देखिए समझ लेते हैं कि ये कौन सी विशेषता है जो वहां पर प्रचलित थी, और वो था एकल परिवार। कौन सा वाला परिवार? एकल परिवार। वर्तमान में हालांकि कई जगह पर संयुक्त परिवार प्रथा भी चल रही है, लेकिन एक नई जो है परिपाठित जो हमारे यहाँ पर चलन में आने लगी है वो है एकल परिवार की। और उस समय रोम के अंदर जो है एकल परिवार प्रथा प्रचलित में थी। अब देखिए एकल परिवार का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पुत्र है वो विवाह के पश्चात या बड़े होने पर, विवाह के बाद या बड़े होने पर पिता के साथ नहीं रहते थे। किसके साथ नहीं रहते थे? पिता के साथ नहीं निवास करते थे। समझे बात को? पिता के साथ नहीं रहते इसका मतलब अपने लिए अलग से घर बना करके अलग से ये रहा करते थे। तो या तो जो वयस्क भाई है वो भी आपस में साथ नहीं रहते हैं, और जो पुत्र है वो बड़ा हो गया है तो वो अब अपने पिता के साथ में नहीं रह रहा। इस चीज़ को हम आगे प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा इनके अंदर क्यों है जब हम विवाह को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए कि भाई अगर एकल परिवार है, एक ही मान लीजिए किसी के लड़का है और वो भी उससे अलग रहेगा तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा? तो यहाँ के परिवारों के अंदर एक और विशेषता पाई जाती थी। जो दूसरी विशेषता है उसके बारे में देखिए कि यहाँ पे एक दास प्रथा प्रचलित होती थी। कौन सी प्रथा? दास। और दास जो होते थे उनको ये लोग जो है परिवार का सदस्य बना लेते थे। क्या बना लेते थे? परिवार का सदस्य जो है बना लेते थे। किसको? दासों को। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यहाँ पर एकल परिवार प्रथा प्रचलित थी। यहाँ के जो परिवार है उनको हम 2 भागों में बांट देते हैं, एग्नेट एंड काग्नेट। एग्नेट आपके पिता से रक्त संबंध से जुड़ने वाला परिवार हो गया, और काग्नेट माता के रक्त से जुड़ने वाला पूरा परिवार हो गया। इसके अलावा हमने देखा कि पुत्र विवाह के बाद पिता के साथ में नहीं रहते, इसका मतलब वो एकल परिवार है। और यहाँ पर जो दास होते थे उन दासों को क्या करते थे? परिवार का सदस्य बना लिया जाता था। ये शब्द जो है, ये जो लाइन है, दासों को परिवार का सदस्य बना जाता है, ये जब हम दास प्रथा भी आगे हम पढ़ने वाले हैं तब यहाँ पर हमें वापस काम में आएगा। तो कुल मिलाकर के हमने परिवार की स्थिति के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि विवाह के बारे में उस समय क्या क्या चीजें प्रचलन में रही होंगी। तो देखिए
रोमन साम्राज्य के अंदर अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह के अंदर ये तो तय बात है कि वो उनके परिवार की सहमति से विवाह होते थे, माता और पिता की सहमति से विवाह होते थे। लेकिन अगर हम बात कर लें आयु की कि भाई किस आयु के अंदर विवाह वहाँ पर होता था, तो देखिए जो लड़की है और जो लड़का है उनके दोनों के लिए अलग अलग है। 16 वर्ष से लेकर के और 23 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष से 23 वर्ष की जब आयु होती है लड़की की तो उसका विवाह कर दिया जाता था, इस दरमियान किया जाएगा। और अगर लड़कों की आयु की बात करें तो लड़कों की आयु है 28 वर्ष से लेकर के और 32 वर्ष की आयु तक के जो लड़के हैं इस दरमियान से उनका विवाह कर दिया जाता था। तो यहाँ पर हमें एक बात देखने में आ रही है कि यहाँ 16 से 23 और यहाँ 28 से 32, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की आयु के बीच में क्या होता था, 10 वर्ष का क्या होता है लगभग अंतर आ रहा है लड़के और लड़की के विवाह के अंदर। तो इसका मतलब इस कारण से यहाँ पर कुछ जो है सामाजिक असमानताएं भी रही होंगी, ऐसा भी हमें यहाँ से लक्षण प्राप्त हो रहा है सामाजिक असमानता का। ठीक है, अब देखिए हमने समझा कि इनकी उम्र क्या रही होगी, वो चीज़ तो हमने जान ली। अब हम देखते हैं कि विवाह के बाद में पति और पत्नी, जैसे कि हम हमारे वर्तमान समय की बात करें कि पति और पत्नी जो है वो एक ही संपत्ति मानी जाती है, एक ही बॉडी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है पति व पत्नी जो है दोनों ही अलग अलग वित्तीय हस्तियाँ मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? अलग अलग वित्तीय हस्तियाँ मानी जाएगी। इस बात को हम समझेंगे कि वित्तीय हस्तियाँ अलग अलग किस प्रकार से हम कह रहे हैं। देखिए हमने सबसे पहले ये कहा कि दोनों अलग अलग वित्तीय हस्तियां हैं, तो उसको समझते हैं कैसे। जैसे ही विवाह हुआ तो विवाह के अंदर जो दहेज मिला, क्या मिला? जो दहेज मिला, दहेज को विवाह रहने तक, कब तक? विवाह तक। इसका मतलब ये है कि उनका विवाह हुआ है और तलाक वगैरह की ऐसी कोई स्थिति उनमें आई नहीं है, वो अभी भी दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर है तो इस दहेज के ऊपर किसका हक मान लिया जाता था? पति का अधिकार यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब तो अभी तक तो बात वही है जो हमारे यहाँ पर वर्तमान में चल रही है, ये तो ठीक बात है। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है कि विवाह के बाद भी जो वधू है या जो पुत्री है, जो लड़की है उसका अपने पिता की संपत्ति में हक बरकरार रहता था। पिता की संपत्ति से हक जो है वो हटाया नहीं जाता था। पिता की संपत्ति में हिस्सा अभी भी उसको मिल रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि शादी हो गई और दूसरे घर चली गई तो अब पिता की संपत्ति में उसका कोई योगदान नहीं है, उसका कोई भागीदारी नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं था। इसका मतलब यहाँ भागीदारी अभी तक है। और इसके बाद में भी देखिए, यदि इस पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो अब जो है इस संपत्ति की स्वामी कौन हो जाएगी? इस संपत्ति की जो स्वामी है वो कौन हो जाएगी? ये लड़की हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि विवाह के बाद में भी जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय उसके पिता की जो संपत्ति है वो संपत्ति उनके पुत्रों को ना मिलकर के किसको मिल रही है? पुत्री को मिल रही है, उनकी लड़की को मिल रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है जो आज के समाज में भी हमारे यहाँ पर प्रचलित नहीं है। पुत्रियों को कोई हक प्रदान पिता की संपत्ति में कानूनन तो दिया जा रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखने में हमारे सामने आता नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि विवाह के बाद लड़की के जो है वो पिता की संपत्ति की क्या बन जाती थी? मालिक बन जाती थी। इसीलिए हमने यहाँ पर शब्द लिखा है कि दोनों ही क्या होती थी? अलग अलग वित्तीय हस्तियां होती थी, एक ही नहीं। क्योंकि पति की संपत्ति अलग बात है और पत्नी की संपत्ति अलग बात है। जो पत्नी की जो संपत्ति है अर्थात उसके पिता के द्वारा जो प्राप्त संपत्ति है उस पर उसके पति का कोई अधिकार या हक नहीं बनता था। तो इसका मतलब हमने सीधी सीधी बात क्या कही कि दो अलग अलग वित्तीय हस्तियों के रूप में यहाँ पर पति और पत्नी हुआ करते थे। हमने बात करी इनके विवाह की उम्र के बारे में, तो लड़कियों के लिए 16 से लेकर के और 23 वर्ष की आयु में विवाह हो जाते थे। और अगर हम बात करें लड़कों के लिए तो ये 28 वर्ष से लेकर के और 32 वर्ष की आयु के अंदर ये विवाह संपन्न होते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिली कि यहाँ पे लगभग पति और पत्नी, लड़के और लड़की के विवाह की आयु के अंदर जो है 10 वर्षों की हमें यहाँ पे अंतर मिल रहा है, 10 वर्षों का। इससे हमें कुछ सामाजिक असमानताएं भी उस समाज के अंदर प्रचलित रही होगी, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हो रहा है।
ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के अब हमने यहाँ पर जो है पूरा समझ लिया कि विवाह किस प्रकार से होगा और उनका परिवार किस प्रकार से होता था। अब इस विवाह को तोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो चीज़ समझते हैं। मतलब क्या हुआ, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तलाक प्रथा के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय तलाक प्रचलित तो था, हाँ जी बिल्कुल तलाक प्रचलित है। और तलाक प्रचलित है तो क्या करना पड़ेगा तलाक लेने के लिए? तलाक लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी सीधी बात है, या तो पति को तलाक लेना हो या किसको लेना हो, पत्नी को तलाक लेना हो। इनको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इच्छा की जानकारी देना। क्या? इच्छा की जानकारी देना ही काफ़ी था कि भाई मेरे को अब ये संबंध में रहना नहीं है, ठीक है, अब मेरे को ये विवाह जो है हो गया है अपना, ये अब आगे इसको नहीं चला सकता, मैं इस संबंध को आगे नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। बस इस बात की सूचना भर देना ही काफ़ी था। इससे क्या मान लिया जाता था? तलाक दोनों के बीच में मान लिया जाता था। तो तलाक की प्रक्रिया तो बड़ी सरल हो गई। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए, अभी तक हमने जितनी बात की है, चाहे हमने विवाह की प्रक्रिया देखी हो, विवाह के अधिकार देखे हो या तलाक के अधिकार देखे हो, हमें ये लग रहा है कि यहाँ का जो समाज है वो स्त्रियों के अंदर प्रधानता है। स्त्रियाँ जो है वो वास्तविक रूप से शक्तिशाली है, जबकि पति जो है वो कम है शक्तिशाली। लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी यहाँ पर नहीं थी। तो अगर हम यहाँ पर बात करना चाहें इनकी वास्तविक स्थिति के बारे में, इनकी हमने जो अभी तक बात करी है ये कानूनन स्थिति की बात करी है। तो वास्तविक स्थिति का वर्णन मिलता है हमें एक बिशप है सेंट ऑगस्टस। क्या नाम है? सेंट ऑगस्टस। इनके बारे में भी परिचय याद रख लेना। ये सेंट ऑगस्टस जो है वो बिशप है। क्या है? बिशप ये एक पद होता है, जैसे कि पोप होता है, ठीक है, आर्क बिशप होता है, उसके नीचे आर्क बिशप होता है, फिर पादरी होते हैं। ये पोप का एक पदों का वर्गीकरण है। तो ये बिशप थे हिप्पो नगर के। कहाँ पे थे? हिप्पो नगर। ये भैया हिप्पो नगर पड़ता है आपके अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका के अंदर है ये हिप्पो नगर, ठीक बात है। तो हिप्पो नगर के बिशप है कौन? सेंट ऑगस्टस। और इनके द्वारा दो वर्णन प्रस्तुत किए जाते हैं। उन दोनों वर्णनों से हमें यहाँ पर महिला की, स्त्रियों की वास्तविक स्थिति का पता लगता है। देखिए सेंट ऑगस्टस क्या बोलते हैं। सेंट ऑगस्टस दो चीजें बताते हैं। पहला तो अपने माता पिता की कहानी बताते हैं। किसकी बताते हैं? माता और पिता की कहानी बताते हैं। उसमें ये सेंट ऑगस्टस लिखते हैं कि मेरे पिता के द्वारा अमूमन रोज ही मेरी माता की पिटाई की जाती थी। इसका मतलब जो है ऑगस्टस के पिता अपनी पत्नी के साथ अर्थात ऑगस्टस की माता के साथ में हिंसा का बर्ताव करते थे। ये एक पहला वर्णन मिलता है। दूसरा वर्णन इन्होंने लिखते हैं कि जिस नगर के अंदर मेरा जन्म हुआ, ऑगस्टस बता रहे हैं कि जिस नगर में मेरा जन्म हुआ उस नगर के अंदर महिलाएं जो है ज्यादातर जो है पुरुषों की हिंसा का शिकार हुआ करती थी। और वो महिलाएं दिन के अंदर जब आपस में मिलती थी तो अपनी शरीर पे चोट के खरोंच जो है वो एक दूसरे को दिखाती थी। इस प्रकार की जो घटना की जानकारी जो है वो हमें प्रदान कर रहे हैं सेंट ऑगस्टस। तो यहाँ से हमने स्पष्ट रूप से देखा कि सैद्धांतिक स्थिति, कानूनन स्थिति स्त्रियों के लिए कुछ अलग थी, लेकिन वास्तविक स्थिति अगर देखी जाए तो वास्तविक स्थिति के अंदर हम सीधी सीधी बात क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पत्नी के ऊपर पति क्या होते थे? हावी होते थे। आई बात समझ के अंदर? ठीक बात है ना। तो हमने सीधी सीधी बात समझ ली। सबसे पहले परिवार को देखा, दो भाग में बांटे हमने। उसके बाद में एकल परिवार की प्रथा देखी। उसके बाद में हमने विवाह की प्रक्रिया, विवाह की आयु को समझा। और उसके बाद में हमने तलाक के बारे में भी जानकारी ली। कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने स्त्रियों की दशा के बारे में अगर जो सैद्धांतिक बात थी वो भी समझी और व्यवहारिक बात जो है वो भी हमने यहाँ पर समझ ली है। ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ के समाज की साक्षरता के बारे में। तो देखिए अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो यहाँ पर हमें दो नगरों का उदाहरण लेना पड़ता है। कितने नगरों का? दो नगरों के उदाहरणों से हम इस साक्षरता को समझेंगे। पहला उदाहरण तो मैं लेता हूँ पोम्पई नगर का। कौन से नगर का लेता हूँ? पोम्पई नगर का। और दूसरा उदाहरण एक हम ले लेंगे मिस्र के नगर का। कौन से नगर का? मिस्र के नगर का। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पोम्पई नगर। इसके बारे में एक ध्यान में रखना कि वास्तव में ये 79 ईस्वी के अंदर, कब की बात कर रहे हैं? 79 ईस्वी के अंदर यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था। क्या फटा था? ज्वालामुखी फटने से ये शहर जो है नष्ट हो गया था। ठीक है, फटने से नष्ट। कौन सा शहर नष्ट हो गया था? ये पोम्पई नगर। लेकिन इसके उत्खनन से वापस हमें कुछ यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो इनसे पोम्पई नगर से जो साक्ष्य मिल रहा है वो ये कहता है कि यहाँ पर सर्वसाधारण के अंदर जो है
औसत साक्षरता यहाँ पर जो है व्याप्त थी। औसत साक्षरता, जिसको हम यहाँ पर एक शब्द का नाम दे सकते हैं, काम चलाऊ साक्षरता। काम चलाऊ साक्षरता जो है वो यहाँ पर लगभग हर एक व्यक्ति था, हर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना यहाँ पर जानता था। इस बात का प्रमाण हमें कैसे मिलेगा कि हर व्यक्ति के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर हर व्यक्ति के बारे में इसलिए बात कर सकते हैं कि यहाँ की जो गलियां हैं, पोम्पेई नगर की गलियां हैं, इन गलियों के अंदर विज्ञापन अंकित किए हुए मिले हैं। क्या मिले हैं? विज्ञापन अंकित है। ठीक बात है। तो विज्ञापन अंकित है, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट की जा रही है किसी चीज की, किसी बात की, किसी जानकारी की, तो इसका मतलब तो उससे सभी पढ़ लिख सकते हैं, तभी तो वहां पर विज्ञापन अंकित करवाया है। वरना अगर वहां के शहर के लोग अगर पढ़ भी नहीं सकते हो तो विज्ञापन अंकित करवाने का क्या फायदा रहेगा? कोई फायदा नहीं रहेगा। इसका मतलब गलियों के अंदर विज्ञापन अंकित किए जा रहे हैं, तो ये इस बात को साबित करता है कि वहां पर काम चलाऊ साक्षरता जो है वो प्रचलित थी। इसके अलावा यहां से एक विज्ञापन मिला भी है, और उस विज्ञापन पे एक दीवार पे लिखा हुआ है कि हे दीवार तुम धन्य हो, हे दीवार तुम धन्य हो, इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ अपने ऊपर ढोकर के भी तुम बरकरार खड़ी हो, भरभरा के गिरी नहीं। ठीक बात है। इस प्रकार का एक जो है वो विज्ञापन हमें यहाँ से प्राप्त भी हो रहा है। कौन से शहर से ये प्राप्त हो रहा है? पोम्पेई से। कहाँ से, कब से हो रहा है? 79 ईस्वी के अंदर ज्वालामुखी फटने से ये जो है नष्ट हो गया था, बाद में इसका वापस उत्खनन हुआ, तो यहाँ से हमें ये जानकारी जो है प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं मिस्र के बारे में। तो देखिए, मिस्र के अंदर अगर हम जानकारी प्राप्त करने का जो स्रोत की बात करें तो यहाँ पर जो स्रोत है वो असंख्य, सैकड़ों की संख्या में हमें क्या मिले हैं? पेपाइरस मिले हैं। क्या मिले हैं? पेपाइरस। पेपाइरस के बारे में हम बात कर चुके हैं ना। मिस्र में एक प्रकार का ये पौधा है, इसके पत्तों के ऊपर, उसके छाल के ऊपर जो है वो लेखन कार्य किया जाता था। तो इस पेपाइरस के ऊपर लिखने का कार्य एक विशिष्ट लिपिक वर्ग का होता था। किसका होता था? एक विशिष्ट लिपिक वर्ग का होता था। तो इस पेपाइरस के ऊपर लिखे, जैसे क लिखा हुआ या ख लिखा हुआ, जो कुछ भी इस पेपाइरस के ऊपर लिखा हुआ है वो हर एक व्यक्ति पढ़ नहीं सकता था, वो हर एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था। इसलिए ये यहाँ पर किया जो हमें साक्ष्य मिल रहा है यहाँ से, उसमें हम ये कह सकते हैं सर्वसाधारण जो है यहाँ पर साक्षर नहीं था, सर्वसाधारण साक्षर नहीं था। तो फिर कौन था? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिस्र के अंदर जो शासक वर्ग था, कौन सा? शासक वर्ग, जिसमें हम किसको शामिल कर लेते हैं? सेना को शामिल कर लेते हैं, या फिर अधिकारी जो है यहाँ शासन को चलाने के लिए जो नियुक्त किए गए थे वो है, या फिर जो कर्मचारी वर्ग है, लिपिक वर्ग है, वो हो गए। ये लोग जो है कुछ विशिष्ट लोग जो है इन यहाँ पर साक्षर थे, लेकिन सर्वसाधारण हर एक आदमी यहाँ पर साक्षर नहीं था। तो कुल मिलाकर के अगर साक्षरता की बात करें रोम के अंदर, तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि रोम के अंदर बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, इसके कुछ भूभाग थे, वहां पर जनता पढ़ी लिखी थी, हर एक व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता था, सभी लोग साधारण थे और काम चलाऊ साक्षरता वहां पर फैली हुई थी। लेकिन अगर दूसरी जगह कुछ ऐसे भी स्थल हमें मिले हैं जहां से साक्षरता का अभाव दिखाई देता है, अर्थात वहां पे कर्मचारी वर्ग या बड़े जो उच्च वर्ग के कुछ लोग हैं वो ही पढ़े लिखे थे, सभी जो लोग हैं वो पढ़े हुए वहां पर नहीं थे। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में बात कर ली? साक्षरता के बारे में बात यहाँ पर हमारी पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला बिंदु लेते हैं भाषाई विविधता। भाषाई विविधता, देखिए ये जो विविधता है ये हर एक क्षेत्र के अंदर दिखेगी, हर एक क्षेत्र के अंदर हमें यहाँ पर देखने में मिलेगी। कौन कौन से क्षेत्र में? अगर जैसे हमने बात करें कि हमने धर्म का क्षेत्र यहाँ पर देखा, तो धर्म के क्षेत्र में भी हमें क्या मिली? अलग अलग प्रकार की विविधता मिली। अभी हम भाषा का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगी? अलग अलग प्रकार की विविधता मिलेगी। कुछ समय बाद हम यहाँ पे वेशभूषा के बारे में देखने वाले हैं, तो यहाँ पे भी सब कुछ मामला अलग है। अगर हम रहन सहन के तरीके की बात करें तो ये भी सभी आपस में अलग है। इसके अलावा अगर हम बस्तियों की बनावट की बात करें, बस्ती की जी बनावट की बात करें, तो वो भी क्या है? आपस में एक दूसरे से अलग है। अगर हम भोजन की बात करें तो सभी लोगों सभी जगहों का भोजन का जो प्रकार है वो भी अलग अलग प्रकार का है। इसका मतलब जो रोमन संस्कृति है उसमें हर एक वस्तु जो संस्कृति से संबंधित है वो विविधता से भरी हुई हमें प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाषाई विविधता। तो भाषाई विविधता के अंदर हमने यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए हैं और वहाँ पे प्रचलित भाषाओं के नाम लिखे हैं। जैसे कि निकटवर्ती पूर्व, यहाँ पर अरामाइक भाषा प्रचलित थी। कौन सी भाषा प्रचलित थी? अरामाइक। निकटवर्ती पूर्व का मतलब हम समझ रहे हैं ना, पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ लिया। निकटवर्ती पूर्व मतलब रोम का जस्ट पूर्वी भाग जो निकटतम था, जिसके अंदर हमने फिलिस्तीन, अरब और सीरिया और मेसोपोटामिया वगैरह इन शहरों को रखा था। तो यहाँ पे निकटवर्ती पूर्व के अंदर कौन सी भाषा प्रचलन
प्रचलन में थी, अरामाइक भाषा प्रचलन में थी। उसके बाद में आता है मिस्र। मिस्र के अंदर कौन सी भाषा है? मिस्र में कॉप्टिक भाषा का प्रचलन यहाँ पर था। इसके बाद में उत्तरी अफ्रीका, यहाँ पे प्यूनिक और बर्बर भाषा बोली जाती थी। और स्पेन की अगर बात करें तो ये यहाँ पर केल्टिक भाषाएं बोली जा रही है। देखिए हमने यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं ये पूर्व का शब्द हो गया, पूर्व का क्षेत्र हो गया। ये जो क्षेत्र लिखा है हमने ये दक्षिणी पूर्वी का क्षेत्र हो गया। ये पूरा जो शब्द लिखा है ये दक्षिण का शब्द हो गया। और ये जो स्पेन का जो क्षेत्र हमने लिखा है ये पूर्णतया पश्चिम के अंदर आ गया। इसका मतलब इस साम्राज्य के सभी भागों को हमने एक एक करके उदाहरण के तौर पे लिखा है कि यहाँ पर इस साम्राज्य के अंदर चारों तरफ जो है वो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखने वाली है कि ये जो जितनी भी भाषाएं लिखी है ये जो भाषाएं हैं वो वहाँ पर मौखिक है। क्या है? मौखिक भाषा है। इनकी लिपि शुरुआत के अंदर विकसित नहीं हुई थी। ठीक है, लिखने का प्रचलन इन भाषाओं को नहीं था। अगर हम लिखने की बात करें कि मौखिक से जो है लिखित रूप में जब ये भाषाएं पहुंची, कौन से रूप में? लिखित रूप के अंदर जब ये भाषाएं जाती है तो लिखित रूप में इनका स्थान ले लेती है कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। ये भी यहाँ से रोम से ही उत्पन्न हुई है, लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा जो है यहाँ पर लिपि के रूप में, लिखने के रूप में सबसे प्रमुख यहाँ पे बन गई थी। और इस लैटिन भाषा का जो निर्माता है, लैटिन भाषा का निर्माता वो माना जाता है सिसरो को। किसको मानते हैं हम निर्माता इसका? सिसरो को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखना है हमें। लैटिन भाषा के निर्माता के रूप में ये जाने जाते हैं सिसरो। अब देखिए ये जो लैटिन भाषा है ये जल्दी ही पूरे विश्व के अंदर फैल गई। किस में फैल गई? विश्व में फैल गई। ठीक है, अर्थात ये जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय भाषा बन गई। और इस भाषा से इस विश्व का कई सारी भाषाओं का जन्म भी हुआ है, जिसमें हम कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा कौन सी भाषा से जन्मी है? इस लैटिन भाषा से जन्मी है। दूसरी हम देख लेते हैं फ्रांसीसी भाषा। कौन सी भाषा? फ्रांसीसी भाषा। इसके अलावा है स्पेनिश। कौन सी? स्पेनिश। ठीक है, एक और भाषा है इतालवी। कौन सी भाषा हो गई? इतालवी। तो ये जो भाषाएं हमने लिखी है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश और इतालवी, इन सभी भाषाओं की इनको क्या कहा जाता है? लैटिन को। लैटिन को इन सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। आ गई बात समझ के अंदर? तो हमने भाषाओं के बारे में बात की तो हमने देखा कि विभिन्न जो शहर है, विभिन्न भाग है इस पूरे साम्राज्य के, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी भागों के अंदर, सभी प्रांतों के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। निकटवर्ती पूर्व की हमने बात की तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जा रही है? अरामाइक भाषा जो है वो बोली जा रही है। हमने अफ्रीका की बात कर ली तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की बर्बर भाषाएं बोली जा रही है। स्पेन के अंदर हम चले गए तो वहाँ पे केल्टिक भाषा जो है वो प्रयोग में ली जा रही है। मिस्र के अंदर हम पहुँच गए तो वहाँ पे कॉप्टिक भाषा जो है वो प्रयोग में ली जा रही है। लेकिन ये जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं, ये सारी मौखिक है, अभी तक लिखित नहीं थी। हालांकि लिखित रूप में ये बाद में पहुंची है लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास में। और लेकिन जब ये लिखित भाषा के रूप में लिखी जाने लगी है तो उस समय इन सभी भाषाओं का जो स्थान है प्रमुख रूप से लैटिन ने ग्रहण कर लिया। किसने ग्रहण किया है? लैटिन ने। और लैटिन का जो निर्माता है वो सिसरो को माना जाता है। किसको माना जाएगा? सिसरो को। और ये जो भाषा है ये जल्दी ही एक अंतरराष्ट्रीय भाषा बन गई और उसके बाद में इसे कई भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, जैसे कि अंग्रेजी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, स्पेनिश भाषा और इतालवी भाषा। इन भाषाओं की जननी जो है वो कौन सी भाषा कहलाती है? लैटिन भाषा कहलाती है। अगर हम यहाँ रोम की भाषा और लिपि का योगदान देखें, वर्तमान को भाषा और लिपि जो लैटिन के अंदर विकसित हुई है यहाँ पर, इसका अगर हम यहाँ पर योगदान की बात कर ले, जो हमें देन है उसकी बात कर ले, तो यहाँ से हमें एक जूलियन कैलेंडर मिला है। क्या है? जूलियन कैलेंडर जो प्रचलित है, जूलियन कैलेंडर, ये किसकी देन है? ये रोम की देन है भाई। कौन सी? जूलियन कैलेंडर। और जूलियन कैलेंडर जो है ये सूर्य पर आधारित था। किस पे आधारित है? सूर्य पर आधारित है। ये सूर्य पर आधारित ये कैलेंडर है। और इसका जो प्रचलन है, याद रख लेना मित्रों, जूलियस सीजर ने किया है। किसने किया है? जूलियस सीजर ने। जूलियस सीजर जो है वो इसके निर्माता है, इसको शुरुआत करने वाले हैं। और जो हमारे वर्तमान में जुलाई महीना आता है ना, जुलाई, जून के बाद जुलाई, अगस्त से पहले जुलाई, हाँ, वो महीना जो है वो किसके नाम पे है? वो इसी जूलियस सीजर के नाम पर ही रखा गया है, जुलाई नाम। आगे बात समझ में? तो जो जूलियन कैलेंडर है ये भी हमें देन कहाँ की है? रोम की देन है, जिसको सूर्य पर आधारित कैलेंडर माना जाता है और ये जूलियस सीजर के द्वारा प्रचलन में लाया गया था। ठीक बात है? तो ये इस प्रकार से हमारा जो है पूरी भाषाई विविधता के बारे में बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं दास प्रथा की तरफ।
दास प्रथा, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है रोमन सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत, और इसे अच्छे से समझना है, बढ़िया से उसको याद भी करना है। यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का परीक्षा में आने वाला है, ये मान करके चलिए, ठीक है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि दास प्रथा के साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे एक और बिंदु पर, जिसमें हम लिख लेते हैं श्रमिक नियंत्रण। कौन सा बिंदु है? श्रमिक नियंत्रण, अर्थात जो श्रमिक व्यवस्था है वो भी इसी दास प्रथा से ही उत्पन्न हुई है। इसको हम आगे अभी समझ लेंगे। तो देखिए, अगर हम दास प्रथा की बात करें तो जो पूरा रोमन साम्राज्य है उसके अंदर जो भूमध्य सागर है, कौन सा है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बिल्कुल नज़दीक का जो एरिया है वो एरिया, प्लस अगर हम बात कर लें निकटवर्ती पूर्व की, किसकी? निकटवर्ती पूर्व का जो एरिया और जो भूमध्य सागर का एरिया है, इन दोनों जगहों पर दासता की जो जड़ें हैं वो गहरी थी। दासता की जड़ें गहरी थी। कौन कौन सी जगह की बात करिए? भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व में गुलामी, दासता की जड़ें गहरी थी। इसका एक हमें उदाहरण भी मिलता है। उदाहरण मिलता है हमें ऑगस्टस के समय में, सम्राट ऑगस्टस का समय के एक उदाहरण हमें मिलता है कि इस समय में इटली के अंदर, कहाँ पर? इटली के अंदर अगर हम आबादी की बात करें, इटली की आबादी, कुल आबादी ये थी 75 लाख। कितनी थी? 75 लाख। लेकिन इस आबादी में से अगर हम दासों की संख्या की बात करें तो वो थे 30 लाख। कितने थे? 30 लाख। तो 75 लाख में से 30 लाख लोग क्या थे? यहाँ पर दास बनाए हुए थे, गुलाम थे। इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आधे से थोड़ा ही कम भाग जो है वो गुलामों की संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टाइम है और ये जो जगह है भूमध्य सागर और इसका निकटवर्ती पूर्व, यहाँ पर दासों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती थी। अब देखिए इन दासों के समक्ष कैसा व्यवहार होता था उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? अगला हम बिंदु बनाते हैं दासों के साथ व्यवहार। तो देखिए इसको समझते हैं। इनका व्यवहार समाज के दो वर्गों के द्वारा किया। देखिए समाज जो है टोटली हम यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर इसको 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो हम उच्च वर्ग मान लेते हैं, एक हम मध्यम वर्ग मान लेते हैं और एक हम निम्न वर्ग मान लेते हैं। तो जो निम्न वर्ग है वो तो ये दास स्वयं है ही है, ठीक है। अब शेष कौन से 2 वर्ग बच के जो इन दासों को अपना गुलाम बना करके रखेंगे? वो हो गए उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग। तो हम बात करते हैं कि दासों के साथ जो व्यवहार है वो उच्च वर्ग के द्वारा किस प्रकार का था और मध्यम वर्ग के द्वारा किस प्रकार का था। और यहाँ पर ये फर्क जो है वो हमेशा आगे चलता हुआ ही दिखेगा। यहाँ पर दासों के साथ में जो है वो व्यवहार जो किया जा रहा है वो क्रूरतापूर्ण व्यवहार था। कैसा व्यवहार था? उच्च वर्ग के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार, जबकि मध्यम वर्ग के द्वारा किया जाने वाला जो व्यवहार है वो था सहानुभूतिपूर्ण। कैसा है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो यहाँ पे हमें 2 भाग मिल रहे हैं। उच्च वर्ग जो है वो दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, जबकि मध्यम वर्ग जो है वो निम्न वर्ग के प्रति जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता है। अब अगर इन दासों की स्थिति को हम पूर्णतया समझें तो यहाँ से हमें विभिन्न 3 विचारकों के, 3 लेखकों के हमें यहाँ से उदाहरण प्राप्त होते हैं। उन तीनों लेखकों के उदाहरण को पढ़ते हुए हम आगे बढ़े तो दासों की स्थिति को पूर्णतया समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो अगर हम बात करें तो हमें एक व्यक्ति है टेसिटस, ये यहाँ का इतिहासकार है रोम का। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि टेसिटस का वर्णन किसके सापेक्ष के अंदर हम ये बात कर रहे हैं? ये हम दासों की स्थिति के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। देखिए टेसिटस के वर्णन के हिसाब से यहाँ पर एक उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर एक शासक था ल्यूसियस सेकेंडस। क्या नाम है? ल्यूसियस सेकेंडस शासक है ये। इनकी क्या हो गई थी? एक दास के द्वारा हत्या कर दी गई। किसकी हत्या हो गई? ल्यूसियस सेकेंडन की। किसके द्वारा? एक दास के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? दास के द्वारा। अब यहां पर समझते हैं बात को कि ल्यूसियस सेकेंडस की हत्या एक दास ने कर दी। तो अब यहां पर एक रिवाज प्रचलित था। क्या रिवाज प्रचलित था? कि जब किसी दास के द्वारा कोई गलती की जाए तो उसका दंड किसको दिया जाएगा? उसका दंड उस छत के नीचे रहने वाले सभी दासों को दिया जाएगा। जैसे कि ये एक घर है, इस घर के अंदर 10 दास रहते हैं और उस 10 में से किसी एक ने कोई अपराध कर दिया है। अब उसको जैसे फांसी की सजा देनी है जिसने अपराध किया है, तो फांसी सिर्फ उस एक को नहीं दी जाती थी, फांसी उस छत के नीचे रहने वाले मतलब उस घर में रहने वाले सभी दासों को दी जाती थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ल्यूसियस सेकेंडस जो है ये तो शासक था,
तो इसका मतलब राजा के राजमहल में निवास करने वाले किसी दास ने उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो अब उस हत्या के कारण वहां पर जो रिवाज प्रचलित है, रिवाज क्या प्रचलित है कि सभी को दंड दिया जाए, सभी दास जो उस छत में रहने वाले हैं उनको दंड दिया जाएगा। तो जब यहां इनको दंड दिया जाएगा तो ये तो बेगुनाह है, क्या है, बेगुनाह है, इन्होंने तो हत्या करी नहीं, हत्या करने वाला तो कोई एक ही है। तो इन बेगुनाहों को भी जब फांसी दी जाने लगी तब यहां पर रोम की जनता ने, किसने, रोम की जनता ने यहां इस फांसी का विद्रोह किया, विरोध किया। रोम की जनता क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है और रोम की जनता सड़कों पे उतर आती है। तब यहाँ के शासक ने एक अभिलेख के द्वारा इन लोगों की भर्त्सना की और जहां से इन दासों को फांसी के देने के स्थल तक ले जाना था उस स्थल तक उन्होंने पूरी सेना नियुक्त कर दी। हालांकि फांसी तो नहीं रुकी, लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण समझ में आ रहा है कि इस प्रकार का दासों के लिए एक रिवाज था। टेसिटस इस प्रकार का वर्णन हमें यहाँ पर देता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि सभी दासों को भी यहाँ पर फांसी दी जा सकती थी, चाहे उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मतलब उनकी स्थिति जो है वो बिल्कुल ही निम्नतर थी और रोम की जनता जो है वो उससे सहानुभूति रख रही है। अर्थात जो मध्यम वर्ग की बात करी और उच्च वर्ग की हमने बात करी, वो स्थिति यहाँ पर टेसिटस के वर्णन के द्वारा जो है वो परिलक्षित हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे दूसरा वर्णन लेना है। एक और यहाँ पे व्यक्ति है जिसका नाम है कालू मेला। कौन है, कालू मेला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कालू मेला दासों के बारे में क्या वर्णन देते हैं। तो कालू मेला का वर्णन सेकंड नंबर पे, पहला हमने टेसिटस का वर्णन ले लिया, अब हम लेते हैं कालू मेला का वर्णन। कालू मेला यहाँ पर वर्णन के अंदर देते हैं कि जो पहली शताब्दी है, पहली और दूसरी जो शताब्दी है, जिसको हमने पढ़ा था पेक्लो रोमाना के रूप में, किसके रूप में पढ़ा था, पेक्लो रोमाना। बताइए जरा पेक्लो रोमाना क्या होता है भाई, पढ़ चुके हैं हम ये पिछली क्लास के अंदर। पेक्लो रोमाना का मतलब यहां पर हो गया शांति काल। क्या हो गया, शांति काल। तो इस शांति काल के अंदर यहाँ पर रोम के अंदर जो है दासों की संख्या में कमी हुई, दासों की आपूर्ति कम हो गई। दासों की आपूर्ति क्या हो गई, इस पहले शताब्दी के बाद में क्या हुई, यहाँ पे युद्ध जो है वो बंद हो गए और दासों की क्या हो गई, आपूर्ति में कमी हो गई। अब जो है दास मिलने बंद हो गए थे, दासों की आपूर्ति में कमी। यहां से एक नया परिवर्तन आएगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि दासों की आपूर्ति के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है, दास मिलने बंद हो गए। देखिए जो युद्ध होते थे विभिन्न शासकों के बीच में, रोमन शासक और अन्य, चाहे ईरानी हो गए या चाहे अन्य किसी क्षेत्र को जब ये कब्जे में ले रहे हैं, तो युद्धों के अंदर जो युद्ध बंदी है वही ज्यादातर जो है वो दास या गुलाम बनाए जाते थे। तो अब जैसे युद्ध हुआ ही नहीं, शांति का काल है, तो क्या हो गई, इनकी संख्या में कमी हो गई। तो इस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर दो तरीके अपनाए जा रहे हैं। कौन से दो तरीके हैं, देखिए पहला तरीका तो यहाँ पे अपनाया जा रहा है दास प्रजनन का। कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है, दास प्रजनन का। और यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है वेतन भोगी मजदूर। कौन सा, वेतन भोगी मजदूर लगाने का तरीका। अब देखिए दोनों को समझते हैं। दास प्रजनन का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो महिला दास है, जो पुरुष दास है, उन दोनों की क्या करवाई जा रही है, शादी करवाई जा रही है, ठीक है। ये महिला दास हो गए, ये पुरुष दास हो गए। इनके द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी, इनके द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी वो भी क्या होगी, दास ही होगी। इस प्रकार से दासों की संख्या में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। लेकिन ये जो है दास प्रजनन, दास रखना, यहां पर एक दूसरा टर्म आ रहा है वेतन भोगी मजदूर, इससे ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसको हम समझते हैं। यदि हमें कोई काम करवाना है, हमारे को 5 दिन का या 10 दिन का काम है, तो हमने मान लीजिए वेतन भोगी मजदूर रखा और उसकी सहायता से हमने वो 10 दिनों का कार्य पूर्ण कर लिया। अब हमें उस वेतन भोगी मजदूर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमने उसको फ्री कर दिया। तो 10 दिनों के अंदर मान लीजिए उस पे हमारे 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का खर्चा हुआ। लेकिन ये जो दास है, इन्हें तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि सिर्फ 10 दिन ही रखें, 10 दिन ही खाना खिलाएं, 10 दिन ही इनके पहनने के कपड़ों का व्यवस्था करें, बाद में इनकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। ये तो क्या रहेंगे, पूरे साल उसके पास रहने वाले और पूरे साल तक चाहे उसको कोई काम हो या उसका कोई काम नहीं हो, उनकी व्यवस्था तो उनको खाने पीने का इंतजाम उनके मालिकों को करना पड़ता था। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यवस्था है,
इस व्यवस्था से ये जो व्यवस्था दिख रही है वेतन भोगी मजदूर वाली, ये व्यवस्था थोड़ी सस्ती पड़ रही है। क्या हो रही है? सस्ती महसूस हो रही है। अभी देखते हैं कि ये अगर सस्ती महसूस हो रही है तो इसके अंदर ये लोग क्या परिवर्तन करने वाले हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें वेतन भोगी मजदूरों के बारे में, तो जो यहाँ का राज कार्य किया जाना होता था, जितना भी राज कार्य जो भी किया जाता था वो इसी पद्धति से होता था। कौन सी पद्धति से? इस वेतन भोगी मजदूर से। ठीक बात है। तो राज कार्य इससे किए जाने लगा, मतलब अब राजा जो है या जो शासक जो है वो अब गुलाम रख करके और उनसे कार्य करवाने की बजाय जो है वो क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं? वेतन भोगी मजदूरों के द्वारा कार्य करवाना बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये सस्ता है। जितना काम है उतने समय के लिए ही इन्हें रखना है, उतने समय के लिए ही इन्हें वेतन देना है, मेहनताना देना है। जबकि एक दास को क्या करना पड़ रहा है? उसके ताउम्र तक उसके पालन पोषण का ध्यान रखना पड़ रहा है। अब जो ये वेतन भोगी मजदूर है ये राजकार्य इसी से, तो अब जो फसल काटने का यहाँ पर जो मुख्यतः काम किया जाता था, जो जमींदारों को जरूरत पड़ती थी फसल काटने में भी यह पद्धति जो है वो सस्ती पड़ रही थी। ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि वेतन भोगी मजदूरों को रखना तो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन अब इनको यहां पर जरूरत पड़ती है श्रम प्रबंधन की। किसकी जरूरत पड़ती है? श्रम प्रबंधन। अब देखिए समझते हैं श्रम प्रबंधन क्या है। श्रम प्रबंधन का मतलब ये हुआ कि वेतन भोगी मजदूर तो रख लिया, लेकिन वेतन भोगी जो मजदूर है वो उसे उस मालिक का कार्य या जिसने उनको नियुक्त किया है उनका कार्य तय समय पर पूर्ण नहीं करते थे, क्योंकि उन वेतन भोगी मजदूरों में कई तो अत्यधिक काम करने वाले होते थे, तो कई उनमें से कामचोर भी हुआ करते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? श्रम प्रबंधन करना पड़ेगा, चाहे वो वेतन भोगी मजदूर हो चाहे दास रखे गए हो किसी कार्य को करने के लिए। तो अब क्या करना पड़ेगा? श्रम प्रबंधन। श्रम प्रबंधन करने के लिए उन्होंने क्या किए? इन्होंने 10-10 के समूह तैयार किए। किस किस के? 10-10 लोगों के समूह के अंदर बांटना प्रारंभ किया कि भाई इतने लोग हैं वो ये कार्य करेंगे, इतने लोग ये कार्य करेंगे। हर एक लोगों को अपना स्पेसिफिक काम दे दिया गया। इससे कामचोर कौन है और काम करने वाला कौन है इसकी पहचान होना जो है वो प्रारंभ हो गया। तो आगे चल करके हम देखेंगे कि जब फैक्ट्रियां औद्योगिक कारखाने लगेंगे तो वहां पर इस पद्धति का प्रयोग जो है श्रम प्रबंधन का प्रयोग किया जाएगा और बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाएगा, जिसकी वजह से फिर जो है यहाँ पर इनके अंदर विद्रोह भी खड़े होंगे। उसको हम अभी थोड़ा आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कालू मेला के वर्णन के द्वारा कि यहाँ पहले शताब्दी के अंदर जो है वो दासों की संख्या में कमी हो गई और इस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए 2 तरीके अपनाए गए, दास प्रजनन या फिर उसकी जगह वेतन भोगी मजदूर रखो। तो दास प्रजनन की अपेक्षा वेतन भोगी मजदूर रखने की परंपरा को यहाँ पर ज्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि राज कार्य भी लगभग इसी से किया जा रहा था और ये एक सस्ता तरीका था। जितना कार्य उतनी ही मजदूरी देनी पड़ती थी, पूरे साल के लिए लोगों को रखना नहीं पड़ता था। तो इस वजह से अब जो है यहाँ पे श्रम प्रबंधन की स्थिति आई और श्रम प्रबंधन के अंदर भी उन्होंने 10-10 के समूह बना करके जो है वो लोगों को काम पर रखना प्रारंभ कर दिया। ये हमें वर्णन किससे मिला? पूरा का पूरा ये कालू मेला से हमें वर्णन प्राप्त हुआ। अब हम एक तीसरे व्यक्ति की और बात करेंगे जिसमें हमें एक और नया वर्णन मिल रहा है, वो है आपका प्लिनी का वर्णन। किसका वर्णन है? प्लिनी का वर्णन। ये जो प्लिनी है इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रख लेना, नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, ये याद रख लेना, कई बार पूछ ली जाती है नेचुरल हिस्ट्री। तो प्लिनी का जो वर्णन मिल रहा है उससे भी हमें इनकी दासों की जो स्थिति है, श्रमिकों की जो स्थिति है उसके बारे में पता चलता है। देखिए यहाँ पर सिकंदरिया के अंदर कौन सी जगह की बात कर रहे हैं प्लिनी? ये बात कर रहे हैं सिकंदरिया के अंदर, और सिकंदरिया के अंदर एक कारखाना है फ्रैंकिनसेंस का। फ्रैंकिनसेंस यहाँ पे एक कारखाना है, फ्रैंकिनसेंस कारखाना। अब ये समझ लीजिए फ्रैंकिनसेंस चीज क्या है। फ्रैंकिनसेंस जो है वो कहते हैं एक सुगंधित राल है। ये क्या है? सुगंधित राल। जैसे अगरबत्ती नहीं बनाते क्या, जो अगरबत्ती बनाते हैं वो भी तो सुगंधित ही होती है, इसी प्रकार की सुगंधित राल बनाने का कारखाना। इस सुगंधित राल को ही बोलते हैं फ्रैंकिनसेंस। ठीक है, तो ये जो फ्रैंकिनसेंस है यहाँ पर एक इसका कारखाना है। कौन सी जगह पे है? ये सिकंदरिया के अंदर। अब देखिए ये जो सिकंदरिया के अंदर जो कारखाना है इसमें इन्होंने 1-2 चीजें जो मिल रही है हमें, वो कौन कौन सी हैं? देखिए एक तो यहाँ पर पोशाक तय की गई। क्या की गई? पोशाक
तय की गई, निश्चित कर दी गई कि भाई इस कारखाने के अंदर जो काम करने के लिए आएगा उसको ये एक विशेष प्रकार की पोशाक पहननी पड़ेगी, और जब वो कारखाने से वापस जा रहा है शाम के समय जब कार्य पूर्ण हुआ तब वो पोशाक उसे उतार करके वहीं रखनी पड़ेगी। जो वर्तमान के अंदर जो एक प्रमुख हमें प्रक्रिया लगती है, प्रमुख विशेषता लगती है कारखानों की, वही विशेषता यहाँ पर हमें दृष्टिगोचर हो रही है, पोशाक तय। दूसरी इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिर पर जो है, यहाँ पर सिर पे जाली या नेट जैसी कोई वस्तु है उसे लगाना पड़ेगा, सिर पर जाली या नेट उसको पहननी पड़ेगी। अब भी हम किसी कारखानों के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिर पे एक विशेष प्रकार का पीले कलर का जो है वो हैट या हेलमेट धारण करते हैं लोग। तो ये जो विशेषता है, ये दोनों ही विशेषता कारखानों की जो विशेषता आ रही है ये इस प्लिनी के वर्णन से हमें प्राप्त हो रही है। जो सिकंदरिया के अंदर सुगंधित रोल बनाने का जो कारखाना, वहां से हमें ये दृष्टिगोचर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कारखाना पद्धति स्टार्ट हुई है उस कारखाना पद्धति के द्वारा मजदूरों का अत्यधिक शोषण प्रारंभ हुआ है, चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो, वहां पे फसल काटने के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में अब मजदूरों का क्या प्रारंभ हुआ है, यहाँ पे शोषण प्रारंभ हुआ है। क्या प्रारंभ हो गया भाई? शोषण प्रारंभ हुआ। और इस शोषण के प्रारंभ होने के कारण अब जो मजदूर है, जो श्रमिक है, जो दास है, वो क्या करने लग गए? पलायन करने लग गए। पलायन का मतलब वो क्षेत्र छोड़ करके जाने लग गए। तो अब इस पलायन को रोकने के लिए भी जो जमींदार वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उसने दो तरीके अपनाए। इस पलायन को रोकने के लिए कितने तरीके अपना रहे हैं ये लोग? दो तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका दासों के लिए था कि उनको दागना प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया है? दागना प्रारंभ किया। उनके शरीर के ऊपर किसी गर्म लोहे की वस्तु से क्या बना रहे हैं? वो कोई निशान बना देते हैं कि ये फलाना दास जो है वो इस व्यक्ति के संबंध के अंदर है, तो ताकि वो व्यक्ति अगर भागकर भी कहीं चला जाए तो पुनः उसकी पहचान की जा सके। दागना प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरी जो स्थिति यहाँ पर है वो क्या कर रहे हैं? ऋण संविदा। कौन सी है? ऋण संविदा। ऋण संविदा की स्थितियां तैयार हो रही है। ऋण संविदा का मतलब ये हुआ कि जो जमींदार है वो मजदूरों के परिवार को अग्रिम राशि दे दिया करते थे, कुछ धन दे दिया करते थे, और इस अग्रिम राशि के आधार पर वो ये साबित करते थे कि ये जो किसान है या जो मजदूर है या जो श्रमिक है वो उनके क्या है? कर्जदार हैं। जब तक कर्ज नहीं चुकाते तब तक वो यहाँ से जा नहीं सकते हैं। कई बार ये भी होता था कि ये ऋण संविदा जो है वो स्वतः ही स्वीकार कर ली जाती थी। इतनी ज्यादा गरीबी होती थी कि उन्हें अगर खाने के लिए भी कुछ चाहिए होता था तो ऋण संविदा स्वीकार कर लेते थे और किसी के यहाँ कार्य कर लेते थे, सिर्फ और सिर्फ भोजन प्राप्त करने की उम्मीद के अंतर्गत। आई बात समझ में? तो ये जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने के लिए भी यहाँ का जो उच्च वर्ग है ये दो बड़े ही कठोर सिद्धांत अपना रहा है। और इन कठोर सिद्धांतों के विरोध में कई बार जो है यहाँ श्रमिकों के क्या हुए हैं? विद्रोह भी हुए हैं। और इन विद्रोहों को सत्ता ने क्या कर दिया है? जल्दी से ही हिंसा के द्वारा, किसके द्वारा? सत्ता की हिंसा के द्वारा इनको क्या कर दिया? दबा दिया गया। इन विद्रोहों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दासों की स्थिति के बारे में अगर हम बात कर ले तो दासों की स्थिति में हमने अलग अलग 3 व्यक्तियों के उदाहरणों को पढ़ा है और दासों की स्थिति को समझा है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा दास प्रथा और श्रमिक नियंत्रण के बारे में बात की। इसमें हमने देखा कि भूमध्य सागर और जो निकटवर्ती पूर्व है वहां पर इसकी जड़ें क्या थी? गहरी थी। हमने ऑगस्टस के समय का उदाहरण पढ़ा जिसमें 75 लाख की आबादी में से 30 लाख जो है वो क्या है? यहाँ पे दास बनाए हुए हैं। दासों के साथ में व्यवहार के बारे में हमने अध्ययन किया कि जो उच्च वर्ग है वो क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और जो मध्यम वर्ग है वो जो है थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दासों के साथ में कर रहे हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले टेसिटस के वर्णन को पढ़ा। टेसिटस कहता है कि ल्यूसियस सेकंडस की हत्या किसी दास ने कर दी, ल्यूसियस सेकंडस की हत्या, और इसमें यहाँ पर रिवाज था कि सभी दासों को फांसी दी जाएगी। इनका विरोध जो है वहाँ के एक सामान्य वर्ग के लोगों ने किया कि भाई जो बेगुनाह दास है उनको यहाँ पर आप फांसी मत दीजिए। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि सहानुभूतिपूर्ण का व्यवहार का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। दूसरा हमने पढ़ा कोल्लू मेला का वर्णन। ये बताते हैं कि यहाँ पर दासों की आपूर्ति में जब कमी हुई तो दास प्रजनन और वेतन भोगी मजदूर रखने की जो परंपरा
परंपरा है वो प्रचलित में हुई थी, खास तौर से यहाँ पे पेक्लो रोमाना के काल के कारण। तो वेतनभोगी जो मजदूर है वो राजकार्य जो है इस पद्धति से कार्य करवाता था, इस वजह से अत्यधिक ये प्रक्रिया जो है वो उस समय प्रचलित हो गई। और फसल काटने के मामले में भी अगर इनको रखा जाए तो ये क्या पड़ते थे, सस्ते पड़ते थे, बजाय किसके, दासों के आजीवन रखने के बजाय में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इनका श्रम प्रबंधन करना पड़ेगा, किसका, वेतनभोगी मजदूरों का। और 10-10 के समूह बनाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से प्रारंभ हुई। ये हमने पढ़ा कालू मेले के वर्णन के अंतर्गत। उसके बाद में हमने देखा तीसरा व्यक्ति प्लिनी के वर्णन को पढ़ते हैं, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं। इसमें हमने देखा कि सिकंदरिया के अंदर फ्रैंकिनसेंस कारखाना, सुगंधित राल बनाने का कारखाना है, वहां पे कुछ नई विशेषताएं हमें देखने को मिल रही है कि मजदूरों के लिए पोशाकें तय की गई है, निश्चित पोशाक जो है वो बनाई गई है, सिर पर जाली या हैट या नेट जैसा कुछ लगाने का जो है वो इन्होंने प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ की है। तो इस प्रकार की आधुनिक कारखाना पद्धति के कारण और फसली क्षेत्र के अंदर भी उत्पादन की मात्रा बढ़ने के कारण, चाहे वो फसली क्षेत्र का श्रमिक हो, चाहे कारखानों का श्रमिक हो या दास हो, इनकी स्थिति में क्या हो रहा है, शोषण इनका ज्यादा हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, यहां से पलायन भी करने लगे हैं। जब यहां से ये पलायन कर रहे हैं तो इस पलायन को रोकने के लिए दागना या ऋण शमिंदा, ये दोनों उपायों का जो है वो प्रयोग उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, मालिक वर्ग के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके खिलाफ में ये लोग क्या करते हैं, विद्रोह भी करते हैं और इन विद्रोह के अंदर जो है वो सत्ता की हिंसा के द्वारा इन विद्रोह को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक चीज और देख लेनी है कि यहाँ पे ग्लेडिएटर का खेल भी प्रचलित था। कौन सा, ग्लेडिएटर का खेल। ये खेल क्या है, देखिए इसको समझ लीजिए। ग्लेडिएटर का खेल उस समय के उच्च वर्ग के लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता था। इसमें एक कोलोजियम होता है, क्या होता है, कोलोजियम। दोनों चीजों को समझते हैं, कोलोजियम या कोलोसियम भी कहते हैं इसको, कोलोसियम जो है या कोलोजियम। अब देखिए दोनों को समझते हैं। ये ग्लेडिएटर का खेल मतलब ये हुआ कि दो आदमियों को आपस में लड़ाना या किसी हिंसक पशु से किसी व्यक्ति को लड़ाना मनोरंजन के लिए। और ये लड़ाई कब तक चलेगी, जब तक दोनों में से एक खत्म हो जाए, एक की मृत्यु हो जाए। अर्थात दो आदमियों को आपस में लड़ाइए, उसमें से एक मरेगा एक जिंदा रहेगा, या फिर किसी हिंसक पशु का सामना करवाइए किसी व्यक्ति से। तो ये जो खेल है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेडिएटर का खेल। और इस खेल को खेलने का जो स्थान होता था उसे कोलोजियम कहते थे हम लोग, ठीक है। तो कोलोजियम और ग्लेडिएटर का खेल, इससे भी हमें पता चलता है कि जो दासों की स्थिति, हमें यहाँ से कोलोजियम जो है उत्खनन में मिला भी है रोम की सभ्यता से, जहां पर ये इस प्रकार के खेल आयोजित किए जाते थे। तो इस कोलोजियम और ग्लेडिएटर के खेल से भी हमें यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि दासों की जो स्थिति है बहुत ही अत्यंत निम्न वर्ग की भी यहाँ पे थी। लेकिन यहाँ से हमें एक और चीज का पता चलता है। देखिए हमने बात करी थी कि जब दासों की संख्या में कमी होने लगी तो दास प्रजनन के द्वारा जो है नए दास बनाए जाने लगे। अब वेतनभोगी मजदूरों पर ज्यादा लोग आश्रित रहने लग गए थे, तो धीरे धीरे दासों की संख्या में कमी हुई। दासों के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने मालिक के प्रति पूर्णतया निष्ठा से भरे हुए थे, वो उनके प्रति पूर्णतया ईमानदार थे। तो अब कई बार जो है इन दासों को इनके मालिकों ने, इनके जो मालिक होते थे, इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो कारोबार है वो इनको सौंप दिया करते थे। तो और अब वो क्या बन जाते थे, पूरे के पूरे कारोबारी बन जाते थे, उद्यमी लोग कहलाते थे, वो दास ही होते थे। और कई मालिक ऐसे भी होते थे जो अपने दासों को दासता से मुक्ति प्रदान कर देते थे, उन्हें एक स्वतंत्र जीवन जो है यापन करने के लिए छोड़ देते थे और उन्हें पूंजी समेत इस प्रकार का कार्य किया जाता था कि उन्हें कुछ पैसे भी दे दिए जाते थे कि तू अपनी जिंदगी को आगे अपने तरीके से नए सिरे से स्टार्ट कर। और कई बार तो ये अपना कारोबार भी जो है वो इन दासों को छोड़ दे दिया करते थे, इनके भरोसे के ऊपर पूरा का पूरा छोड़ दिया करते थे। तो कुल मिला के हमने देखा कि दोनों तरीके की जो स्थिति है, कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कुछ क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी हमें दासों के संबंध में यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने दासों की पूर्ण स्थितियों को समझ लिया है और सारी स्थिति हमने देखी। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, आगे वाला भाग आता है अपने पास में, विभिन्न सामाजिक श्रेणियां। ठीक है, तो देखिए सामाजिक श्रेणियों की अगर हम बात करें तो हमने उस समय के रोमन समाज को विभिन्न भागों के अंदर बांट रखा है। और यहां से हमें सबसे पहला भाग अगर देखें तो है सेनेटर। सेनेटर का मतलब हुआ कि ये सीनेट का सदस्य है। किसका सदस्य है? सीनेट का
सदस्य है। पहली बात तो ये होगी कि ये सीनेट का सदस्य, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि ये उच्च वर्ग का है। कौन सा है? उच्च वर्ग का है, ठीक है, ये बात भी ठीक है इसके बारे में। तीसरी बात क्या है कि ये सेना का भी सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा? सेना का भी सदस्य होगा, घुड़सवार सेना का सदस्य होगा। तो इसका मतलब जो है इसको अश्वारोही भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अश्वारोही। क्या कहेंगे इसको? अश्वारोही कहेंगे, क्योंकि ये सेना के अंदर शामिल है। ठीक बात है। ये तीन बातें इसके बारे में हमें याद रखनी है। सीनेटर के बारे में, जो सेनेटर है वो सीनेट का सदस्य है, सीनेट का सदस्य है, उच्च वर्ग का है और सेना का भी सदस्य है। इसे क्या कहा जाएगा? अश्वारोही भी कहा जाता था। अब बात करते हैं नाइट के बारे में। जो नाइट है ये उच्च वर्ग का है। किसका है? उच्च वर्ग का है। ये बात तो ठीक बात है कि ये उच्च वर्ग का है। दूसरी बात क्या है इसके बारे में? इसके बारे में दूसरी बात ये है कि ये सेना का सदस्य भी होते थे, सेना का सदस्य भी होते थे। देखिए, सेनेटर के लिए सेना का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन यहां पर सेना का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अन्य कार्य भी किए जा सकते थे, अन्य जो जमींदार है वो भी हो सकते थे। हालांकि पैसे इनके पास में ज़्यादा होने चाहिए, संपत्तिवान होने चाहिए, ठीक है। और इन नाइटों को भी अश्वारोही भी कहा जाता था, क्योंकि ये सेना में भी शामिल हो रहे हैं तो घुड़सवार भी ये होंगे। तो क्या होते थे? ये अश्वारोही भी होते थे। यहाँ पर जो शब्द लिखा है हमने अश्वारोही, इस अश्वारोही के लिए एक कॉमन शब्द मिलता है हमें, इक्वाइटिस। क्या मिलता है? इक्वाइटिस, ठीक है। तो अश्वारोहियों को इक्वाइटिस भी कहा जाता है। इक्वाइटिस का मतलब हुआ अश्वारोही, ठीक है। और जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं इस रोमन काल के अंतर्गत, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये जो दो वर्ग है, सेनेटर और नाइट, ये दोनों वर्ग जो है वो संयुक्त हो जाते हैं और एक नया नाम हमें यहाँ पर मिल जाता है, अभिजात वर्ग। कौन सा नाम मिल जाता है? अभिजात वर्ग। तो इन दोनों को मिलाकर के, सेनेटर और नाइट को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? अभिजात वर्ग, इन्हें नाम प्रदान कर दिया जाता है आगे के समय में चल करके। अब इस अभिजात वर्ग के बारे में हमें कुछ वर्णन प्राप्त होते हैं। व्यक्ति है ओलंपियोडोरस, ओलंपियोडोरस, इनके द्वारा हमें अभिजात वर्ग के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती है कि भाई अभिजात वर्ग का उस समय का रहन सहन कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो ओलंपियोडोरस का जो वर्णन है, किसका वर्णन है? ओलंपियोडोरस का वर्णन। इस वर्णन से हमें कुछ बातें पता चलेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो अभिजात वर्ग के लोग हैं उस समय इनके पास जीवन यापन के लिए वो सारी सुविधाएं होती थी जो आज के एक किसी आम शहर के अंदर उपलब्ध है। वो सारी सुविधाएं उनके प्रत्येक के घरों में उपलब्ध होती थी। इसका मतलब उनका जीवन बहुत ही वैभवशाली था। इसके बारे में एक यहाँ पे वर्णन भी लिखते हैं कि यहाँ के जो अभिजात वर्ग के लोग हैं इनके घरों में घुड़दौड़ का मैदान होता था। किसका मैदान है? घुड़दौड़ का मैदान। हर एक के घर में, उनके पास में, उनके खेतों के अंदर क्या होता है? घुड़दौड़ का मैदान। इसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसे हम कहते हैं हिप्पोड्रोम। क्या कहते हैं? हिप्पोड्रोम। ये हिप्पोड्रोम का मतलब ही हुआ घुड़दौड़ का मैदान। क्या है? घुड़दौड़ का मैदान। इसके अलावा इनके पास में विभिन्न प्रकार के स्नानागार भी होते थे, विभिन्न प्रकार के स्नानागार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो जिंदगी है, इनका जो जीवन है वो बड़ा ही वैभवशाली तरीके से व्यतीत होता था। ये समाज के सबसे उच्चतम वर्ग के लोग होते थे, जिसमें हमने शामिल किया है सेनेटरों को और नाइटों को, ठीक है। ये दोनों ही अभिजात वर्ग के लोग हैं। अभिजात वर्ग के लोगों को ही इक्वाइटस कहा गया है। क्या कहा गया है? अश्वारोही या इक्वाइटस। और इसके अलावा हमें इनके बारे में जानकारी ओलंपियोडोरस के वर्णन से प्राप्त होती है। ओलंपियोडोरस कहता है कि प्रत्येक के घर में हिप्पोड्रोम थे, अर्थात घुड़दौड़ के मैदान थे और विभिन्न प्रकार के स्नान करने के स्नानागार, और इसके अलावा जितनी भी आधुनिक शहरों की जो सुविधाएं उपलब्ध होती है वो लगभग हर एक चीज उनके घरों में होती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं, सेकेंड है कमीनकारू। देखिए, ये जो कमीनकारू है, कमीनकारू, ये प्लेबिस सॉर्डिड होते थे। कि इनको क्या कहते थे? प्लेबिस सॉर्डिड, प्लेबिस सॉर्डिड। इसका मतलब क्या है इसको हम समझ लेते हैं अभी। प्लेबिस सॉर्डिड का मतलब हुआ दास।
कौन सा वर्ग? दास वर्ग। ठीक है, ये जो दास वर्ग है, निम्न वर्ग है, यही होता था आपका कमीनकारु। और कमीनकारु को क्या कहते हैं? प्लेबिस सॉर्डिड के नाम से जाना जाता था। और ये जो दास वर्ग है, इसके बारे में हमने पूर्णतः अध्ययन अभी ही जस्ट कर लिया है। नेक्स्ट आता है आपका हुमिलियोरिस। हुमिलियोरिस, हुमिलियोरिस का मतलब हुआ कि ये वो वर्ग था जैसे कि प्रवासी कामगार। कौन सा वर्ग हो गया? प्रवासी कामगार। देखिए, प्रवासी कामगार हो गया, या जो है वेतनभोगी मजदूर, जो हमने बात कर ही ली है पिछले भाग के अंदर, वेतनभोगी मजदूर। चाहे वो मजदूर जो है अपने ही एरिया के अंदर रह करके जीवन यापन कर रहा है, या फिर पैसे कमाने के उद्देश्य से किसी दूसरे प्रांत के अंतर्गत गया है और वहां पे रह करके कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार का एक वर्ग भी पाया जाता था, जो यहाँ पर हमें कालूमेला जो है, उनका जो वर्णन हमने दास प्रथा के अंतर्गत पढ़ा, उसमें ये वर्ग का अस्तित्व हमें मिल रहा है। तो उसे क्या कहा जा रहा है? हुमिलियोरिस। हुमिलियोरिस का मतलब हो गया कि प्रवासी कामगार। उसके बाद में जो है अगला वर्ग आता है नौकरशाह का वर्ग। देखिए, नौकरशाह का जो वर्ग है, इसको अगर हम समझें तो नौकरशाह में कौन कौन शामिल होंगे? नौकरशाह वर्ग के अंदर दो चीजें हम देख लेते हैं। पहला तो हो गया कर्मचारी वर्ग। कौन सा हो गया? कर्मचारी वर्ग, जो शासन प्रबंध संभालने के लिए कार्य करेगा। हमने पहले पढ़ लिया था कि सम्राट जो है वहां पे थियोडोसिस आते हैं और उन्होंने सैनिक और असैनिक दोनों भागों को क्या कर दिया था? अपने साम्राज्य में प्रांतों के पुनर्गठन करते हुए अलग अलग कर दिया। मतलब सैनिक कार्य अलग व्यक्ति करेंगे, असैनिक कार्य अलग व्यक्ति करेंगे। तो असैनिक कार्य जो करने वाले थे वो कर्मचारी वर्ग, और दूसरी जो हो गई वो हो गया सैनिक कार्य करने वाला सेना का वर्ग। ठीक है, तो इन दोनों वर्ग के जो अधिकारी थे उन्हें हम किस नाम से जान रहे हैं? अधिकारी और कर्मचारियों को हम किस नाम से जान रहे हैं? नौकरशाह के नाम से जान रहे हैं। और ये भी पूर्णतया संपत्तिवान लोग थे, धनवान लोग थे, और ये ज्यादातर जो है जमीन या अन्य परिसंपत्तियां खरीदने में, जमीन या अन्य परिसंपत्तियां खरीदने के अंदर जो है वो अपने धन का उपयोग करते थे। जमीन और अन्य परिसंपत्तियां खरीदने में अपने धन का उपयोग करते थे। और इनके अंदर, इस वर्ग के अंदर सर्वाधिक भ्रष्टाचार व्याप्त था। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है, अगर सामाजिक वर्गों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसमें है? इस नौकरशाह वर्ग के अंदर, रोम के अंदर पाया जाता था। सभी, चाहे वो सैनिक अधिकारी हो गए, चाहे वो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी हो गए, उनमें क्या था? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजा ने भी कई प्रकार के प्रयत्न किए और कई प्रकार के नए नियम बनाए थे। उन नियमों की सहायता से हम ये समझते हैं कि ये नियम इसीलिए बनाए गए होंगे कि यहाँ पर जो है वो भ्रष्टाचार अत्यधिक मात्रा में फैला हुआ था। आ गई बात समझ के अंदर? तो कुल मिलाकर के हमने विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया। पहली सेनेटर थी, दूसरी नाइट थी, दोनों को मिलाकर के अभिजात वर्ग का नाम दे दिया। फिर हमने कमीनकारु के बारे में पढ़ा, ये प्लेबिस सॉर्डिड थे, अर्थात दास वर्ग से संबंधित थे। हुमिलियोरिस के बारे में पढ़ा हमने, ये प्रवासी कामगार हैं, बाहर जाकर के पैसे कमा रहे, थोड़ा सा धनवान बन रहे हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं नौकरशाह का वर्ग जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार से युक्त था, और ये जमीन और अन्य परिसंपत्तियां खरीदने में अपने धन का निवेश करते थे ज़्यादातर से। आ गई बात समझ में? अब हमारा सामाजिक विशेषताओं का जो भाग है वो पूरा हो गया है, और अब हमारा नेक्स्ट भाग जो शुरू होता है वो है हमारी आर्थिक विशेषताएं। ठीक है, तो हम इसे प्रारंभ करते हैं आर्थिक विशेषताओं के मामले में। तो देखिए, आर्थिक विशेषताओं का अगर हम अध्ययन करें तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि रोम के अंदर, उस समय के रोम के साम्राज्य के अंदर कई प्रकार के कारखाने प्रचलित थे। कारखाने वहाँ पर हमें मिले हैं। इसके अलावा देखिए, खान मिली है, कई प्रकार की खान है, खदान है, ईंटों के भट्टे मिले हैं हमें। क्या मिले हैं? ईंटों के भट्टे मिले हैं हमें। इसके अलावा हमें यहाँ पे जैतून का तेल के कारखाने मिले हैं, जैतून का तेल निकालने के कारखाने। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो रोमन साम्राज्य के अंदर विस्तृत रूप से फैली हुई है और हमें मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्थिक रूप से संबल है। तो विभिन्न व्यापारिक मदें भी यहाँ पर प्रचलित थी। व्यापारिक मदें,
तो हमें देखिए यहाँ पर मुख्य जो व्यापारिक मदें हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। पहली चीज़ जो यहाँ पर प्रमुख व्यापारिक मद है वो है देखिए गेहूँ। क्या है? गेहूँ। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें हैं तो यहाँ पे है अंगूर की शराब। अंगूर की शराब का जो व्यापार है वो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा होता था। और इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है जैतून का तेल। जैतून का तेल। ये जो 3 चीज़ें हैं, गेहूं, अंगूर की शराब और जैतून का तेल, ये यहाँ की प्रमुख व्यापारिक मदें थी। इनका व्यापार सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर किया जाता था। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करें अंगूर की शराब और जैतून का तेल, ये जो पदार्थ हैं ये कौन से पदार्थ हो गए? द्रव्य पदार्थ है, तरल पदार्थ है। कौन से हैं? तरल पदार्थ। और इन तरल पदार्थों के परिवहन करने के लिए, इन तरल पदार्थों का क्या करना है? अगर इधर से उधर ले जाना है, इसका व्यापार करना है तो क्या करना पड़ेगा? परिवहन करना पड़ेगा। और परिवहन करने के लिए जो पात्र उपयोग में लिए जाते थे उसको हम क्या कहते हैं? एम्फोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पर कई सारे कारखाने, ईंट भट्टों के कारखाने हो गए, खाने हो गई, खदानें हो गई, जैतून के तेल के कारखाने, सभी कुछ प्रचलित था। हमने बात की कुछ व्यापारिक मदों की, जैसे कि गेहूं हो गया, जैसे कि अंगूर की शराब हो गई, जैसे कि जैतून के तेल हो गए। तो इस प्रकार से देखा कि हमने कुछ यहाँ पर द्रव्य पदार्थ अर्थात तरल पदार्थ है, तो इन तरल पदार्थों को लाने ले जाने के लिए, इनका परिवहन करने के लिए क्या स्थित है? यहाँ पर एम्फोरा पाए जाते थे। जो पात्र है, मिट्टी के बने हुए पात्र है, एम्फोरा कहेंगे हम। ये क्या है? मिट्टी के बने पात्र है। ठीक है, जिनसे तरल पदार्थों का क्या किया जाता था? परिवहन किया जाता था। ये जो एम्फोरा है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो हमें एक क्षेत्र का नाम मिलता है मोंटी टेस्टेकिया। कौन सा सब क्षेत्र है? मोंटी टेस्टेकिया। ठीक है, आसानी से याद रह जाएगा। देखिए ये एम्फोरा किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है ना। तो इस मोंटी को हम माटी पढ़ लेते हैं। तो माटी टेस्ट किया, माटी टेस्ट किया, माटी टेस्ट किया तो हमें पता चल गया कि हमने क्या बनाया है? एम्फोरा बनाया, माटी का टेस्ट किया, मोंटी टेस्ट किया। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि हम विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में कई सारे ऐसे शब्द आएंगे जो हमने पहली बार सुने हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हमारा दिमाग जो है वो स्वीकार नहीं करता पहली दृष्टया, इसलिए हमें इन शब्दों को उन शब्दों के साथ को रिलेट करना चाहिए जो शब्द हमारे दिमाग ने पहले सुन रखे हैं। जैसे कि माटी शब्द हमारे दिमाग ने बहुत बार सुना है, माटी से मोंटी जो है वो हमें याद रह जाएगा। टेस्ट किया, ये हमारा शब्द है, हम इस शब्द को कई बार उपयोग में ले चुके हैं। तो टेस्ट किया से टेस्ट किया शब्द जो है, मतलब इसको को रिलेशन बोलते हैं। और ऐसे शब्द जो पहली बार सुन रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, उन शब्दों को याद रखने के लिए हमें को रिलेशन करना पड़ता है। अगर ऐसा करते हैं तो आसानी से हमें चीज़ें याद होती है। तो हमने बात कर रहे हैं कि एम्फोरा जो है, इसके जो अवशेष हैं सबसे ज़्यादा वो एक जगह है मोंटी टेस्टेकिया। यहाँ से लगभग 5 करोड़ मिट्टी के, कितने? 5 करोड़ मिट्टी के पात्र मिले हैं, टूटे फूटे, कुछ सही अवस्था में। ठीक है, तो मिट्टी के पात्रों के अवशेष जो हैं मोंटी टेस्टेकिया से हमें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो ये प्राप्त हुए हैं, इनमें भी खास बात क्या है कि ये जो पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद यहाँ के, उन्होंने इन पात्रों को पुनः वापस जोड़ करके वो रूप देने में सक्षम रहे हैं। पुनः क्या कर दिया है इन पुरातत्वविदों ने? इनको आपस में, इन भागों को जो टूटे हुए थे, इन एम्फोराओं को वापस जोड़ने में सफलता प्राप्त की है, पुनः वही रूप देने में सफल हो गए। ठीक बात है। तो इसके अलावा देखिए ये जो पुरातत्वविद है, इनको एक रूप तो ये दे दिया, इसके अलावा इन्होंने भूमध्य सागर की चिकनी मिट्टी, कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। और इस चिकनी मिट्टी के नमूने लिए, इस चिकनी मिट्टी के नमूने लिए और प्लस इस एम्फोरा के नमूने लिए, एम्फोरा के नमूने, इनको आपस में मिलाया तो ये पता चल गया कि ये जो एम्फोरा है वास्तव में इनके निर्माण कहाँ किया जाता रहा होगा। क्योंकि जो भूमध्य सागर की चिकनी मिट्टी है उसका नमूना इससे मिल गया। किससे मिल गया है? एम्फोरा के नमूने से, एम्फोरा के अंदर जो मिट्टी उपयोग में लाई गई उससे। तो हमें इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है इन पुरातत्वविदों के विभिन्न प्रकार के उत्खननों के द्वारा। ठीक बात है।
तो उसके बाद में हम देखते हैं अगला भाग आता है अपने पास में ड्रेसल 20। अगला भाग क्या है? ड्रेसल 20। देखिए यहाँ पे हम एक बात करते हैं 140 ईस्वी से लेकर के और 160 ईस्वी के काल में, 140 से 160 ईस्वी के काल में स्पेन के अंदर, कौन सी जगह पे? स्पेन के अंदर जैतून के तेल का, कौन से? जैतून के तेल का बहुतायत के अंदर उत्पादन होता था। और इस जैतून के तेल के परिवहन करने के लिए, मुख्यतः जैतून के तेल के लिए ही परिवहन करने के लिए जो पात्र उपयोग में लाया गया उसको हम कहते हैं ड्रेसल 20। और ये जो नाम है, एक पुरातत्वविद है ड्रेसल महोदय, उनके नाम के आधार पे ही इस पात्र को क्या नाम दिया गया है? ड्रेसल 20 नाम दिया गया है। ये भी स्पेन के अंदर जो जैतून का तेल जो उत्पादित हो रहा है उसके इधर से उधर आवागमन परिवहन के लिए जो है वो ये काम में लिए जा रहे हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि स्पेन के अंदर ये चीज़ें हो रही है, तो स्पेन के अलावा भी अन्य जो शहर है वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें उत्पादित हो रही है। जैसे कि ये तेल का ही मामला हो गया, जैतून के तेल का मामला, तो ये भी कई जगहों से उत्पादित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें आपस में जो है बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा भी यहाँ से प्रारंभ होती है। तो हम किसको समझने हैं? हमें समझना है बाजार में क्या स्टार्ट हो रही है? प्रतिस्पर्धा। बाजार में प्रतिस्पर्धा। तो जो बाजार के अंदर जो प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होने जा रही है उसको हम समझे तो स्पेन के अंदर जो तेल उत्पादित हो रहा है, कौन सा तेल? ये जैतून का तेल। तो ये जो जैतून का तेल है स्पेन से पहले ये था कब्जे में इतालवी व्यापारियों के कब्जे में। कौन से व्यापारियों के पास में था ये? इतालवी व्यापारी, मतलब इनके कब्जे में था ये व्यापार। और इतालवी व्यापारियों से ये कब्जा छीन लिया। किसने छीन लिया? जैतून का तेल का कब्जा स्पेन के लोगों ने। और इनसे भी ये कब्जा जो है वो उत्तरी अफ्रीका के लोगों ने बाद में परवर्ती काल के अंदर आकर के छीन लिया। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले जो सर्वाधिक उत्पादन होता था, प्रमुखतः जो व्यापार होता था वो इटली के अंदर वहां पे होता था जैतून के तेल का। धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमें स्पेन के अंदर इसका मुख्य केंद्र लगा और उसके बाद में जो है अफ्रीका के अंदर इसका जो केंद्र वो है स्थापित हो गया। बात कर लेते हैं अंगूरी शराब की। अंगूर से बनी हुई शराब, अंगूरी शराब। अंगूरी शराब का अगर हम स्थल देखें तो इसका जो सबसे प्रमुख स्थल था वो था कैंपेनिया। कहाँ पे ये सर्वाधिक उत्पादित होती थी? कैंपेनिया के अंदर। बात कर ले गेहूं के बारे में, जो गेहूं है वो सर्वाधिक उत्पादित होता था सिसिली में। कहाँ पे उत्पादित होता था? सिसिली के अंदर। सिसिली, और इसके अलावा एक और शब्द याद रख लेते हैं, बाइजेकियम। कौन से जगह पे? बाइजेकियम। बाइजेकियम का मतलब है वर्तमान का ट्यूनीशिया। वर्तमान ट्यूनीशिया को ही क्या कहते हैं? बाइजेकियम के नाम से जाना जाता है। तो गेहूं सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुआ है? सिसिली और बाइजेकियम से प्राप्त हुआ। अंगूरी शराब सबसे ज्यादा कहां पे उत्पादित होती थी? कैंपेनिया में होती थी। ये जैतून का तेल ये हमने 3 जगहों में पढ़ा है। इटालवी व्यापारी सबसे पहले प्रमुख थे, उसके बाद में स्पेन के अंदर हो गया और उसके बाद में अफ्रीका के अंदर जो है वो इसका संकेंद्रण हो गया। तो इसका मतलब क्या हुई थी? यहाँ पर बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा भी अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर होती थी। ठीक बात है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ड्रेसल 20 के बाद में हमारा अगला उदाहरण आता है मेपालिया। कौन सा आ जाएगा? मेपालिया। तो देखिए मेपालिया को समझते हैं। मेपालिया क्या चीज है? ये लिखिए मेपालिया, हमारी हेडिंग हो गई। नेक्स्ट मेपालिया। तो अभी तक तो हमने एक चीज देखी है कि व्यापार के मामले में रोम के अंदर उन्नति थी। ठीक है, कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता था, लेकिन कुछ जैसे ऐसे थे रोम के भाग, रोम में कुछ स्थान तो ऐसे थे जहां पे कम उन्नति थी। जहां पे क्या थी? कम उन्नति थी। व्यापार और कृषि का इतना विकास नहीं था। जैसे कि हमने एक शहर का उदाहरण ले लेते हैं, यहां पर हम नुमिडिया। कौन से शहर का उदाहरण लेते हैं? नुमिडिया शहर का उदाहरण लेते हैं। ये जो नुमिडिया है ये वर्तमान अल्जीरिया है। वर्तमान अल्जीरिया। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम लेकर के देखते हैं कि नुमिडिया जो है अल्जीरिया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। ये जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ था और यहाँ के जो निवासी है वो ऋतु प्रवास किया करते थे। क्या करते थे? ऋतु प्रवास। अब इस शब्द को हमें समझ लेना है कि भाई ऋतु प्रवास क्या होता है। ऋतु प्रवास का मतलब हुआ कि यहाँ नुमिडिया के जो लोग हैं वो
कुछ समय, एक ही साल के अंदर कुछ समय अपने पशुओं के चारागाह के लिए पहाड़ों पर चले जाते थे और कुछ समय बाद जो है वो मैदानी भागों में लौट आते थे। अर्थात पहाड़ों पे जाना और मैदानी भागों में आना, ये जो वार्षिक आवागमन है चारागाहों की खोज के लिए, आधे समय तक वहां रहना, आधे समय तक यहां रहना, इसको क्या कहता है? ऋतु के हिसाब से रहना, ऋतु के हिसाब से निवास करना, यही होता है ऋतु प्रवास। और ये जो ऋतु प्रवास करते थे तो यहाँ के जो चरावाहा होते थे, चरावाहा, जिन्हें हम अर्ध यायावर का नाम दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अर्ध यायावर। यायावर मतलब घुमंतु प्राणी, घूम करके जीवन यापन करने वाले, ये अर्ध यायावर है कि आधे समय वहां स्थित रहते हैं, आधे समय किसी अन्य क्षेत्र में स्थित रहते हैं चरागाह की उपलब्धता के आधार पे। तो ये जो चरागाह है, ये जब भ्रमण करते हैं तो अपने साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई होती थी इनके पास, छोटी छोटी झोपड़ियां ये साथ में लेकर के घुमा करते थे, अपने साथ छोटी छोटी झोपड़ियां लेकर रहते थे, घूमते थे, जाते थे, प्रवास करते थे। और ये जो झोपड़ियां है, इन्हीं झोपड़ियों को हमने क्या कहा है? इन्हीं झोपड़ियों को हम मेपालिया नाम देते हैं, मेपालिया कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आपसे छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है, मेपालिया किसे कहते थे? नुमिडिया के अंदर ऋतु प्रवास के दौरान श्रमिक वर्ग या जो चरावा वर्ग है या अर्ध यायावर जिसे हम कह सकते हैं, ये लोग अपने साथ में छोटी छोटी झोपड़ियां बना करके रखा करते थे अपने निवास के प्रयोजन के लिए। और इन छोटी झोपड़ियों को ही हमने क्या नाम दिया है? इनको हमने मेपालिया नाम दिया है। तो आपका मेपालिया हो गया। अब मेपालिया से हम आगे बढ़ते हैं तो अगला चीज आती है आपके कैस्टेला। क्या चीज है? कैस्टेला। तो देखिए कैस्टेला क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। छोटी सी बात है, कैस्टेला का मतलब हुआ कि स्पेन के अंदर, कौन सी जगह पर? स्पेन में भी उसका जो उत्तरी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी क्षेत्र, ये कम विकसित था। क्या था? कम विकसित। ठीक है, स्पेन का ही क्षेत्र है, ये कम विकसित क्षेत्र है, इसलिए यहां पर क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों पर लोग कहाँ रहते हैं? पहाड़ी चोटियों पर। कहाँ पर? पहाड़ी चोटियों पर यहाँ पर गांव स्थापित हुए थे। पहाड़ की चोटियों पर क्या बसे थे? गांव। और ये जो गांव है, इन्हीं को हमने क्या नाम दिया है? इन्हीं गांवों को हम कैस्टेला कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्टेला। ठीक है, सीधी सीधी बात है। कैस्टेला का मतलब ये हुआ कि स्पेन के अंदर जो उत्तरी क्षेत्र है वो कम विकसित था और इस कम विकसित क्षेत्र के अंदर जो गांव बसे हुए थे वो पहाड़ की चोटियों पर बसे हुए थे और इस प्रकार पहाड़ की चोटियों पर बसे हुए गांव को हमने एक नाम दिया है। क्या नाम है? कैस्टेला। ठीक है, नेक्स्ट आता है जल शक्ति का प्रयोग। तो देखिए जो यहाँ पर भूमध्य सागर है, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के आसपास के अंदर इस प्रकार का एक प्रचलन था। किसका प्रचलन था? जल शक्ति का प्रचलन था भूमध्य सागर के चारों तरफ में। यहां पर हमें दो उदाहरण मिलते हैं। पहला उदाहरण तो हमें क्या मिलता है कि यहां पर चांदी और जो सोने की खान है, चांदी और सोने की खान, इन चांदी और सोने की खान के अंदर किया जाता था खनन। क्या किया जाता था? खनन। और वो किसकी सहायता से किया जाता था? जल शक्ति की सहायता से किया जाता था। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक दूसरा और मिलता है कि यहाँ पर जल शक्ति की सहायता से मीलें चलाई जाती थी। क्या चलाई जाती थी? मीलें चलाते थे। तो हमने यहाँ पर जल शक्ति के उपयोग के रूप में दो बातों में अध्ययन किया है। हमने देखा कि भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के अंदर जो है वो इसका जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था। कुछ तो मील चलाने के लिए जल शक्ति का प्रयोग करते थे और कुछ खाने भी थी, सोने और चांदी की खाने थी, वहां पर भी जल शक्ति का उपयोग किया जाता था। और इस जल शक्ति का उपयोग कुछ छोटा मोटा नहीं है, इन खानों के अंदर काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो है वो खनिज उत्पादित किया जाता था इस शक्ति के प्रयोग के द्वारा। और जो मात्रा एक वर्ष में यहां पर उत्पादित की जाती थी उतनी मात्रा वर्तमान के विकसित कारखाने, विकसित उद्योग के द्वारा भी जो है नहीं की जा रही है अभी तक। ठीक है, तो ये काफी प्रचलित जल शक्ति का यहां पर उदाहरण माना जाएगा। कौन सी जगह पे है ये? रोम के अंतर्गत है।
तो आज की क्लास के अंदर हमने रोमन साम्राज्य के इतिहास को पूर्ण कर लिया है। हमारा जो तीसरा पाठ था वो पूरा हो चुका है। आज के पाठ में हमने रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताएं पढ़ी है और दूसरा भाग हमने रोमन साम्राज्य की आर्थिक विशेषताओं के बारे में संपूर्ण गहनता के साथ में अध्ययन कर लिया है। अगले भाग के रूप में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें मुस्लिम साम्राज्य का उदय और वो सारी कहानियां जो है उससे संबंध में रही है उन्हें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।